हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। वेडनेसडे का दिन, एक दिन की छुट्टी के बाद इंडियन मार्केट्स रिज्यूम करते हुए और थोड़ा सा अंडरटोन कॉशियस कह लीजिए। तो हमने मंडे को जब सेशन, छुट्टी के बाद हमेशा फ्राइडे ही जबान में आता है, मंडे का जो सेशन था बढ़िया 17,500 के ऊपर डेज हाईज पे बंद, और इस बीच एक दिन के जो अंतराल था उसमें ग्लोबली इक्विटीज कंसोलिडेट कर रहे थे, कंसोलिडेशन विद माइनर वीकनेस। और वो वीकनेस कंसोलिडेशन एक बड़े इवेंट से पहले का है, जो आज शाम को यूएस में इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आनी है, इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है जुलाई महीने का। तो उससे पहले की थोड़ी सी कॉशियस अंडरटोन। और आज सुबह क्या हुआ, एशिया थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। चाइना के इन्फ्लेशन यूएस के तो शाम को आने, चाइना के सुबह सुबह आ गए इन्फ्लेशन नंबर्स। उस इन्फ्लेशन रिपोर्ट के बाद अक्रॉस एशिया थोड़ा सा मूड सॉम्बर सा है। तो इन सब के बीच में हम भी शुरुआत में लगा 17,500 की ट्रेजेक्टरी को हम डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली अब थोड़ा ठंडा ही पड़ गए। 460 के लेवल्स पर इस समय हम अब कामकाज करते हुए, हमने आज दिन के दौरान 565 570 तक के अपटिक्स देखे। 570 वाला 460 यानी कि ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के आसपास ऊपर के हाई से करेक्ट होके अब हम इस समय कामकाज करते हुए। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा। दरअसल वीकनेस में कंट्रीब्यूट लार्जली आईटी कर रहा है आज के सेशन में। वो इंडेक्स ही 1.25% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड कुछ हैवी वेट जो कुछ हद तक सपोर्टिव। तो आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया, भारतीय एयरटेल अपने नंबर्स के पर लार्जली आईसीआईसीआई बैंक संभालने की कोशिश कर रहा है, और जो वीकनेस वाली पॉकेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे। वीरो, जो 45 मिनट का सेशन कल्मिनेट हुआ है, ऑलमोस्ट 45 मिनट का, कैसा लग रहा है भाई मार्केट्स का बिहेवियर? थोड़ा सा ठंडा पड़ गए हम लोग, 17,500 को लार्जली डिफेंड नहीं कर पाया 45 मिनट डाउन द लाइन, ये कह सकता हूं मैं। क्या लग रहा है आशीष? देखिए, दोनों एजेस टेस्ट कर लिया आपने। हाँ। हमारे दो एजेस क्या थे, अगर आप सपोर्ट को देखें और रेजिस्टेंस को देखें। आज का पहला रेजिस्टेंस था 571, 566 हाई है, और लोअर एज है 456, और एग्जैक्टली वही लेवल है। लेकिन अभी डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी और है आशीष। मैं कहूंगा कि पुट राइटर का सबसे बड़ा कन्विक्शन जोन है 17,400, तो इतना रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा। फॉर ऑल लॉन्ग ट्रेड्स 17,404 ये एक बेस है, इस बेस तक आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आई थिंक आशीष, ये सेशन शांत नहीं बैठेगा, ये सेशन इस रेंज से बाहर निकलेगा। मुझे इस बात की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। एटलीस्ट ये बाजार एक नया ऑप्शन बेस या फिर नया ऑप्शन रेजिस्टेंस तलाशने की कोशिश करेगा। तो मैं इसलिए कहूंगा बाय ऑन डिप्स के अप्रोच अभी तक इंटैक्ट है टिल द टाइम वी हैव फर्स्ट बेस ऑन द स्क्रीन। हायर एज को हमने टेस्ट कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोअर लेवल्स पे फिर लेकर उस हायर लेवल के लिए खेल सकते हैं। और फिर एक बार आशीष एक बात कहूंगा कि बेटर लग रहा है आज बैंक निफ्टी, थोड़ा सा बैकफुट पे आया है, लेकिन सुबह भी एक अच्छा स्विंग देखे गया। इंट्राडे हाई करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि लगा के आया है 38,400 की ट्रैजेक्टरी में। स्टिल बेस्ट इंडेक्स आज निफ्टी बैंक है आशीष। बिल्कुल ठीक। और वो जो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी थी वो अपने पहले बेस की तरफ की थी, सुबह की कमेंट्री, हाँ, उसी पहले बेस के इर्द गिर्द अब हम घूमते हुए, और मोटा मोटी ये लेवल्स हो सकते हैं एक्यूमुलेशन के। रखिए भाई मार्केट रडार पे। और वीरू कह रहे हैं फिर इसका मतलब आप कह रहे हो यहां से एक्यूमुलेट करने के मौके, और अब हम जो पहला रेजिस्टेंस था उसको शायद इवेंचुअली दिन के दौरान टेस्ट भी कर सकते हैं, इस तरह का दमखम नजर आ रहा है। हाँ, यही रेंज रहेगी आशीष, यही रेंज रहेगी। लेकिन ये शायद रेंज बाइसेक्ट जरूर हो गया आशीष, मेरे को लगता है, स्टॉक फ्यूचर्स के बिहेवियर को देखते हुए, स्पेशली केमिकल्स के बिहेवियर को देखते हुए, कुछ फार्मा के बिहेवियर को देखते हुए, कैपिटल गुड्स के बिहेवियर को देखते हुए, ये रेंज बाइसेक्ट जरूर हो गया आशीष। ये अच्छे जोन्स हो गए आपके लिए एक्यूमुलेशन के। खोलिए स्क्रीन को, दोनों एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सच्चिदानंद उत्तेकर साहब और मानस जायसवाल साहब। ये दोनों आज हमारी 10 के दमदार ट्रेड में मदद करने जा रहे हैं। मानस, 450 निफ्टी को घबराने की जरूरत नहीं, टेक्सचर आपके लिए भी इस समय बाय ऑन डिप्स का। खरीद रहे हो आप निफ्टी को? बिल्कुल, देखिए ट्रेंड में तो कोई चेंज नहीं है। हालांकि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए। जब तक 17,350 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक मेरा समझना है कि जो ट्रेंड है वो बुलिश बना रहेगा।
अगर फ्रेश खरीदारी की बात करें तो आज अगर 17,500 के ऊपर सस्टेन होने लगे निफ्टी, तो फिर से आप फ्रेश खरीदारी करिए और आज के लोज पे स्टॉप लॉस रखिएगा। बट फिलहाल के लिए अपनी पोजीशन में बने रहिए 17,350 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, जो रिकमेंडेशन है वो पहला तो कोल इंडिया में बाय है। देखिए कोल इंडिया हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, एक रेजिस्टेंस था 215 216 का, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी कोल इंडिया में। 214 के स्टॉप लॉस से 225 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो दूसरा वो भी बाय रिकमेंडेशन है, एस्कॉर्ट्स पे बाय रिकमेंडेशन है। देखिए जो करेक्शन हमने देखा, अब ऐसा लग रहा है कि एस्कॉर्ट्स ने वो करेक्शन कंप्लीट कर लिया है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है। आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि एस्कॉर्ट्स में अब एक पुल बैक देखने को मिलेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है 1649 के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ 1710 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। एस्कॉर्ट्स के बटन में अगर आप देखें आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 2 कन्विक्शन ट्रेड भी हो गए मानस के। और सचिन, आप कैसे इंडिसेस को अप्रोच करेंगे और आप 2 कन्विक्शन ट्रेड कौन से देंगे, बताइए। वीरेंद्र जी, आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर व्यूज है आपके साथ ही। इनफैक्ट यहाँ पर थोड़े से मैं डेटा पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगा। अगर हम ओवरऑल निफ्टी की ओपनिंग देखें तो 566.1 यानी डेसिमल में एक ओपन हाई रजिस्टर हुआ है। तो मुझे लग रहा है आज के लिए तो यहाँ पर क्लियरली एक बैरियर बन चुका है। एंड ऑन द हायर साइड, ऑन द लोअर साइड 17,400 405 के आसपास इसका 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो लगातार आई थिंक 9 दिनों से यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है नेट नेट निफ्टी की एक रेंज डिफाइन हो चुकी है 17,400 से लेके 17,560 65 के आसपास। मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर दायरे में आज का दिन शेप अप होना चाहिए। एंड डिक्लाइंस मुझे लग रहा है 17,400 के आसपास अगर आ जाते हैं, अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे लग रहा है वहां पर जरूर उनको रिव्यू करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का अगर हम दायरा देखें तो क्लियरली 38,000 एक काफी कमेंडेबल सपोर्ट जोन है। तो वहां पर अगर डिक्लाइंस होते हैं तो मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में वापस नजर आनी चाहिए फॉर क्रिएटिंग फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस। बट ऑन द हायर साइड 38,350 से लेके 38,500 तक काफी सारे बैरियर्स है। तो मुझे लग रहा है डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो डिक्लाइंस में बैंक निफ्टी में पोजीशन जरूर बनानी चाहिए ऑन द हायर साइड। एंड निफ्टी मुझे लग रहा है एक रेंज बाउंड मोड में ही रहना चाहिए। सो बेटर है कि आप यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन ही रखिए। जिस तरीके से सेक्टर स्ट्रेंथ नजर आ रही है केमिकल स्टॉक्स में, तो यहाँ पर क्लियरली यूपीएल का डेटा अभी भी शानदार है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है लगभग 778 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग्स बनाने चाहिए। जिस तरीके से ओपनिंग हुई है, एक ओपन लो रजिस्टर हुआ है 754 पे, तो वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड खरीदारी करनी है यूपीएल के फ्यूचर्स में। एंड अगर हम सेक्टर वीकनेस देखें तो क्लियरली जो दबाव बन रहा है वो आईटी पैक में से ही है। एंड यहाँ पर आई थिंक एचसीएल टेक का जो वीकली स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। वीकली चार्ट पर एक फॉलिंग 3 फॉर्मेशन है, जिसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है लगभग जैसे ही 940 का लेवल टूट जाता है उसके बाद शेप अप होना चाहिए। बट फिलहाल जिस तरीके से इसने ओपनिंग रखी है, यहाँ पर भी एक ओपन हाई रजिस्टर हुआ है। एंड जिस तरीके से पोजीशन बिल्ड हो रही है, मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से 930 926 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो यहाँ पर बिकॉली करने के मौके ढूंढने हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 965 के आसपास। ये पर्टिकुलर ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है वाया ऑप्शंस। तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए 950 के ही पुट ऑप्शन में, जो लगभग 18 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 14.5 के आसपास लगाना है। एंड एक पोजिशनल टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लगभग अराउंड 30-32 के आसपास का, मुझे लग रहा है एक हफ्ते के अंदर ये अचीव हो जाना चाहिए। तो कहीं जाकर जो दबाव है आईटी में वो आई थिंक थोड़े दिन और नजर आ सकता है। यूपीएल बाय, एचसीएल टेक सेल, ये है सचिन के इस समय 10 के दमदार ट्रेड्स। मानस की तरफ से आया कोल इंडिया और एस्कॉर्ट्स, दोनों बाय साइड के आइडियाज। ये हो गया आपके बढ़िया ट्रेड्स। लेकिन अब मैं फोकस शिफ्ट कर रहा हूं मार्केट बिग वॉइसेस की तरफ, और उस कड़ी में आज हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीआईओ ताहिर बादशाह साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ताहिर सर, हाय, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई और आज के बीच में बहुत अच्छे मूव्स इंडियन इक्विटीज, ग्लोबल इक्विटीज में, हम इंडियन इक्विटीज की चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छे मूव्स हमने एंजॉय करे। पर अब इन लेवल्स पे एक सवाल सबके जहन में यह है कि कितने कॉन्फिडेंट आप हो इस मोमेंटम, इस रैली, इस तेजी के सस्टेन होने को लेकर। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि मतलब वो जो
पिछले 3-4 हफ्ते पहले एक एक डेढ़ महीने पहले वाला जो कॉन्फिडेंस दिमाग में था वो शायद इस लेवल पे जुटाना थोड़ा मुश्किल है, सिंपली बिकॉज द मार्केट हैज मूव्ड, और वो जो एक वैल्यूएशन का जो कुशन जो हमें 15,000, 15,500 में भी इवन 16,000 निफ्टी लेवल्स पे दिखाई दे रहा था, वो अब कुशन यहाँ पे हमारे पास नहीं है। और एक लेवल पे there have been certain developments also on a fundamental basis which have been positive, some also which have not been as positive. So I think clearly जो हमें expectation थी in terms of inflation moderation या inflation की expectations में moderation आने की या commodity prices को cool off होने की, वो एक हद तक हमने पिछले 6-8 हफ्ते में उसको डेवलप होते हुए देखा है और उसका रिस्पॉन्स मार्केट ने दिखाया है। So I think that has got adequately reflected, लेकिन some of the risks have not fully gone away as yet. And I think US में, हालांकि फॉर एग्जांपल हम बात करें US की, तो US में 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक होने के बाद एक एक्सपेक्टेशन बनी है कि जो स्लो डाउन है ग्रोथ की वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और शायद जो इंटरेस्ट रेट्स जितना बढ़ाना पड़ेगा उतना शायद ना बढ़ाना पड़े। तो आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन पे वहाँ के भी मार्केट्स रैली हुई है, ग्लोबल मार्केट्स रैली हुई है, US 10 ईयर थोड़ा डिक्लाइन हुआ है और इंडियन मार्केट्स भी इंडियन मार्केट्स ने भी साथ दिया है। बट आई डोंट थिंक कि मतलब रेट्स की प्रक्रिया में या तो फेड की या RBI की बहुत ज़्यादा चेंज होने की शक्यता है इन द नियर टर्म, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी मौजूद है, लाइव है, और एक कंफर्ट लेवल से अभी भी दूर है। तो मुझे नहीं लगता कि रेट हाइक्स विल स्टॉप या विल मॉडरेट इन द नियर फ्यूचर वेरी सिग्निफिकेंटली। इस लेवल पे देयरफॉर एक रिस्क रिवॉर्ड का जो बैलेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है। मैं नहीं कहूँगा कि मार्केट एकदम नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेस कंफर्ट लेके मार्केट में मूव करना थोड़ा मुश्किल है। जहाँ तक मेरी समझ है, हमने पहले शायद थोड़ा डोमेस्टिक स्टोरीज और डोमेस्टिक इंडियन इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स पे फोकस किया था, एंड आई थिंक दैट हैज प्लेड आउट वेल। अब शायद एक लेवल पे वो प्लेड आउट हो गया है, और शायद कुछ हद तक ग्लोबल सेक्टर्स जो अभी भी बीटन डाउन है, हालांकि उनमें ट्रिगर्स मैं कहूँगा कि मौजूद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फ्रॉम अ शेयर वैल्यूएशन या वैल्यू स्टैंड पॉइंट मुझे लगता है कि कुछ ग्लोबल सेक्टर्स, चाहे वो कमोडिटीज हो या टेक्नोलॉजी हो, वो एक लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेजेंट कर सकती है। बट ओवरऑल मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस जो है, शायद मुझे लगता है अब इतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना शायद 1-2 महीने पहले हुआ कर। तब तस्वीर अलग थी और एकदम से बहुत अचानक तेजी बन गई, जाहिर से। लेकिन आप फंड मैनेजर्स या आप जैसे CIOs के लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। अब आप लोगों ने कोई मीनिंगफुली आपने एक्यूमुलेट करे लोअर लेवल्स पे जब DIs खरीदारी कर रहे थे। ऑफ लेट ऐसा भी नहीं कि आप लोगों ने कुछ प्रॉफिट टेकिंग करी हो। बहुत मतलब जो दिन के नेट आंकड़ा आता है वो 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ पे ज्यादा बिकवाली का आंकड़ा आ रहा है। पैसा फ्लोज कंटिन्यू हो रहे हैं, SIPs और फ्रेश इनफ्लोज कंटिन्यू हो रहे हैं। कब तक आप लोग अपने आप को रोक के रखोगे? इन्फ्यूज तो करना शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो आशीष जी, वैसे प्रॉफिट बुकिंग शायद ओवरऑल एग्रीगेट लेवल ऑफ पोर्टफोलियो पे नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम कैश रेज कर रहे हैं या बट क्लियरली सेक्टर रोटेशन या मार्केट की या पोर्टफोलियो की ओवरऑल पोजीशनिंग जो है वो उसकी रोटेशन होती रहती है या करनी पड़ती है, बिकॉज द मार्केट मूवमेंट्स आर वेरी फास्ट एंड ओवरऑल मैक्रो पिक्चर इज नॉट एंटायरली क्लियर किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा। जैसे मैंने कहा, कुछ रिस्क अभी भी साइडलाइंस पे मौजूद है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हो, जियोपॉलिटिक्स हो, ऑयल प्राइसेस हो, कमोडिटी प्राइसेस जो हमने बहुत सारे क्रैश होते हुए देखे हैं या गिरते हुए देखे हैं, वो एक हद तक स्टेबलाइज होकर अब वापस थोड़ा रिकवर होने की होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आई थिंक वो कुछ लर्किंग रिस्क जो है उसके बारे में ख्याल रखना पड़ता है, एंड टू दैट एक्सटेंट आई थिंक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग is very frequently called for. So I think we have to act in that regard. We don't necessarily take as much of cash calls कि भाई ठीक है 17,500 पे 10% कैश कर दो और 15,500 पे 5% कैश कर दो, वैसा वाला नहीं होता है। बट एटलीस्ट in terms of the overall portfolio balance actions required to be taken. तो सेक्टर रोटेशन की आपने ताहिर सर बात करी, और इस समय दो बहुत चर्चा में रहते, हमेशा ही रहते हैं वैसे। बैंक्स में स्ट्रेंथ नजर आती है, IT में कुछ साइंस ऑफ फटीग नजर आ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो? वो स्ट्रेंथ को चेस कर रहे हो या जो गिर रहा है उसको एक्यूमुलेट करने का मन बना रहे हो? टिल्ट किस तरफ ज्यादा है
ताहिर सर? आशीष जी, हमारे लिए तो मतलब तिल दोनों तरफ रहता है, बिकॉज वी रन बोथ काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, ग्रोथ स्ट्रेटजी भी रन करते हैं और वैल्यू स्ट्रेटजीज भी रन करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मतलब कुछ कुछ पॉकेट जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 6 महीने पहले की बात करूँ तो हम ऑटोज वगैरह में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जनवरी फरवरी 2022 के आसपास हम काफी पॉजिटिव होते जा रहे थे फ्रॉम अ वैल्यू स्टैंड पॉइंट, और दैट इज प्लेड आउट क्वाइट वेल, बिकॉज उस समय शायद मार्केट ऑटोज पे फोकस नहीं कर रहा था या ऐसे सेक्टर्स पे फोकस नहीं कर रहा था जो बहुत चैलेंज थे उस टाइम पे। और अब जाके हम देखें तो स्ट्रीट में सिर्फ ऑटोज की ही बातें हो रही है, चर्चा हो रही है फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स। सो आई थिंक वही सिचुएशन कुछ हद तक कुछ किसी किसी सेक्टर्स में हमेशा एवरी पार्ट ऑफ द मार्केट, एवरी टाइम ऑफ द मार्केट, कहीं कहीं कुछ ऐसे पॉकेट्स होते हैं जहाँ पे वैल्यू डेवलप होती है। और जैसे मैंने कहा कि शायद आईटी सेक्टर कुड बी वन ऑफ देम, ग्लोबल कमोडिटीज कुड बी अनदर, उनमें ट्रिगर्स अभी दिखना मुश्किल है। एंड दैट वाज द सेम थिंग इवन इन ऑटोज। जनवरी फरवरी में हमें कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा था, सब कुछ नेगेटिव हुआ करता था। तो आई थिंक एक लेवल पे वो भी सेक्टर्स अपीलिंग है, और कुछ ग्रोथ स्ट्रेटजीज जो हमारे लिए रेलेवेंट है उसके लिए शायद बैंकिंग इज इम्पोर्टेंट, शायद सम ऑटो एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ की मोमेंटम अभी डेवलप होने जा रही है या हो रही है। सो आई थिंक एक लेवल पे हमें हमारी स्ट्रेटजीज के हिसाब से बोथ एंड्स ऑफ द मार्केट पे ध्यान रखना पड़ता है एंड अप्रोप्रिएटली एक्शन करना पड़ता है। अच्छा ताहिर जी, एक स्पेस और दूसरा स्पेस, पहला स्पेस वो जिसपे लोगों ने अच्छा पैसा बनाया, वेल्थ क्रिएट करी, कैपिटल गुड्स, अर्निंग सपोर्ट कर रही हैं, और सारे क्या अगर आप देखें कंपनियां, एबीवी हो, सिमेंस हो, केमिंस हो, एलएनटी हो, सब में पैसा बना लोगों का। और केमिकल जो कि 2020 में 21 में पैसा बना के दे गया था, एक बार अर्निंग्स के बाद फिर मोमेंटम पकड़ता हुआ। इन दोनों स्पेस पे आपका आउटलुक क्या है? इनमें से आपका चुनाव क्या कहता है? कैपिटल गुड्स से बने रहें और कमिटमेंट्स यहाँ बनाने चाहिए, और केमिकल्स पे आपका टेक सर? तो इंडस्ट्रियल क्लियरली हमारे लिए एक अच्छा सेक्टर रहा है, और हमारी अच्छी पोजीशनिंग कुछ समय से रही है। पिछले 1.5 साल से हम यहाँ पे इस स्पेस पे पॉजिटिव रहे हैं, एंड इट हैज प्लेड आउट क्वाइट वेल। एंड आई थिंक कुछ इसमें ऐसी स्टोरीज है, सेगमेंट्स है। इंडस्ट्रियल एक बहुत बड़ा स्पेस है वैसे, लेकिन उसमें कुछ सेगमेंट्स है, इंडस्ट्रियल स्पेसेस है, सेक्टर्स है, सब सेक्टर्स है जो अभी भी क्वाइट प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, बोथ फ्रॉम adoption of digital automation and overall focus on manufacturing जो इंडिया में आने जा रहा है। So I think some of these industrial companies still look pretty promising. हालांकि उनमें नियर टर्म में थोड़े बहुत valuations की challenges नजर आती हुई दिख रही है, but I think structurally these are still very very strong sectors, and they are mostly for us, at least to my mind, they are sectors which are buy on decline. Chemicals में एक phase है जहाँ पे they have shown very strong growth in the last 1.5, 2 years, लेकिन अभी कुछ हद तक valuations कुछ हद तक moderate हुए, बहुत ज्यादा नहीं, and कुछ हद तक challenges आ रही है primarily from the point of view of raw material prices. So I think यहाँ पे थोड़ा valuation को मैं ज्यादा महत्व दूंगा, because at some level they do have a component of cyclicality in them, and नया round of capex many chemical companies में शायद आने जा रहा है आने वाले सालों में. I would be a little more careful as far as chemicals is concerned, except for some companies where we are positive from a more longer term standpoint. Specialty chemical अगर वाला focus है और अगर उनमें उनका ज्यादा contribution है, तो I think those are still reasonably fine even at current valuations. But otherwise वहाँ पे मैं थोड़ा choosy हूँ in terms of valuations. But industrials is a space which to my mind will be the next frontier, and it should have a meaningful position across portfolios is my recommendation. इंडस्ट्रियल्स को रखिए रडार पे, और इस बीच मार्केट्स को भी रखिए रडार पे। भाई हम 17,500 के ऊपर वापस अचानक पहुंचते हुए नजर आएंगे आपको। बहुत बढ़िया मूव दे देखिए लो से बनता हुआ, और मदद मिल रही है जिन पॉकेट से, उसमें बैंक्स हैं। बैंक्स दरअसल अब एक वो ठंडे पड़ रहे थे, रेड में स्लिप हो रहे थे, और अब देखिए बैंक्स में वापस तगड़ा उछाल। 110 अंक मजबूत, 1/4 1/3% के आसपास निफ्टी बैंक। वो जो पहला बेस था उस बेस को रिस्पेक्ट कर रहा था, और कहा गया था खरीदारी करने का मन पहले रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा बाजार, इस तरह का समीकरण बन रहा है। वो लीजिए उसी बेस से क्या घूमता हुआ और क्या ऑप्टिक्स भारतीय बाजारों में इस समय बनते हुए 17,505 के लेवल्स पर इस समय हम ट्रेड करते हुए। ताहिर सर, मुझे बताया जा रहा है 2013
आप उन पहलों में से थे जो बहुत बुलिश हुए थे ओएमसीज को लेकर। गजब का मूव बनाया 2013 से 2017 के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, वापस पस्त पड़ी हुई हैं। इंडस्ट्रियल्स के अलावा ओएमसीज पसंद आ रही है वापस, एक बड़ा मूव की तैयारी, ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करा क्या? ओएमसीज इन लेवल्स पे आप लोग एग्रेसिवली एक्यूमुलेट कर रहे हो क्या? 2013 तक ट्रैजेक्टरी आ रही है क्या वापस या नहीं सर? मुश्किल लगता है, मतलब आई थिंक अगेन क्रूड जिस बैंड में आ गया है, मुझे नहीं लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस, हालांकि कमोडिटी प्राइसेस हैव करेक्टेड, नॉट जस्ट मेटल कमोडिटीज बट इवन ऑयल कमोडिटीज, बट एक हद तक बहुत ज्यादा कमोडिटी प्राइसेस में मंदी आना मेरे हिसाब से शायद मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबली कैपेसिटीज की किल्लत रही है पिछले 4-5 सालों में। तो आई थिंक बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखना इवन इन क्रूड प्राइसेस प्रॉब्ली लुक्स टू मी इट बी अ लिटिल डिफिकल्ट, एंड वो एनवायरनमेंट में टिपिकली ओएमसीज के लिए परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज you don't get a clear path in terms of profitability and earnings growth, and government actions become a lot more prevalent during that phase. So I think it's still not an environment जहाँ मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा attractiveness, हालांकि I mean there could have been some value pockets कहीं emerge होते दिख रहे हैं, लेकिन can they give you multi-bagger returns? I don't think ऐसा वाला situation मुझे दिखाई पड़ रहा है, and as far as OMCs are concerned, can they be good for a trade from a certain level? Yes, probably, लेकिन एक structural rally वाला scenario मुझे शायद नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। 2013 में पकड़ा और 2017-18 तक क्या मूव आए थे। ताहिर ऐसा कुछ फिर से पकड़ में आया ना तो प्लीज बताने जरूर आइएगा हम लोग को। Of course। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बड़ी तरीके से मार्केट समझाने के लिए। अब मैं फोकस शिफ्ट कर रहा हूं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ, और एक्सो, अच्छा कॉर्पोरेट स्कैन शुरू हो उससे पहले वीरू की वो आज के क्वेश्चन की प्लेट ले आइएगा, वो जो अभी थोड़ी देर में हमको आंसर करनी है सबको, कि गूगल इमेजेस कब आया था और क्यों। तो ये आज का सवाल, थोड़ी देर पे इस पर उतर रहे हैं। लेकिन कॉर्पोरेट स्कैन में एक्सो नोबेल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव राजगोपाल सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा, साल का चार्ट दिखाइएगा और साथ में प्लीज रिजल्ट्स भी रख दीजिएगा। अब एक्सो नोबेल है तो नीदरलैंड हेडक्वार्टर्ड कंपनी और बड़ी एमएनसी, 150 मेरे ख्याल से कंट्रीज जहां पे इसकी प्रेजेंस है या फिर एक्टिव है, जैसे पुट अक्रॉस करना हो। दुनिया की वन ऑफ लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी, और भारत में भी अब तो हम सब जानते हैं इसको ड्यूलेक्स ब्रांड से, तो आपको ज्यादा कनेक्ट, ये कभी आपने सोचा नहीं राजीव जी इसका अगर हम ड्यूलेक्स इंडिया में नाम करते तो ज्यादा कनेक्ट मिल जाएगा सबको? वो कहते हैं ना आशीष जी कि हम अपने पिता या माता के नाम पहले डालते हैं, तो वैसे समझ लीजिए ड्यूलक्स जो है वो एक ब्रांड है एक्सो नोबेल का। ड्यूलक्स ब्रांड पहले आईसीआई ब्रांड कंपनी के अंडर थे, जो एक्सो नोबेल ने खरीदा 2009 में, और अब ऑफ कोर्स जो ब्रांड नेम है वो मार्केट में भी आजकल ड्यूलक्स ही जाना जाता है, बट कंपनी के नाम एक्सो नोबेल है। और हमारे जो कंपनी है लिस्टेड है इंडिया में, जैसे आप जानते हैं, और एक्सो नोबेल इंडिया के नाम से जाना जाता है। वो तो हम सबको बिल्कुल आइडिया है। अच्छा राजीव सर, रिजल्ट्स पे आऊं उससे पहले दो इंपॉर्टेंट डिविजन्स आपकी, एक तो डेकोरेटिव पेंट्स की ड्यूलेक्स के थ्रू, और दूसरी वो इंडस्ट्रियल जिसमें तमाम कोटिंग्स वगैरह आती हैं। एक्सो नोबेल की कुल टॉप लाइन का क्या स्प्लिट है, कितना डेकोरेटिव कितना इंडस्ट्रियल सर? तो आप मान के रख लीजिए कि अबाउट 65 to 67% पेंट्स है जो डेकोरेटिव पेंट्स कहा जाता है, और जो बैलेंस है वो सारे कोटिंग्स में है। सो रफली 65-35 या 67-33 के श्रृंखला में है पेंट्स और कोटिंग्स। तो जो ज्यादा है वो पेंट्स के बिजनेस बहुत बड़े हैं हमारे, जो ड्यूलक्स के ब्रांड के नीचे है, और जो कोटिंग्स के ब्रांड्स है वो 4 अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस है। जो मरीन एंड कोटिंग बिजनेस है, जहां हम जहाज या सबमरीन्स, या हम देखेंगे तो हमारे कस्टमर्स हैं जैसे एल&टी, जो ऑयल रिग्स को हम कोट करते हैं। फिर हमारे दूसरे बिजनेस है पाउडर कोटिंग, जहां हम पाउडर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ लिक्विड पेंट। तीसरा बिजनेस है ऑटोमोटिव और स्पेशलिटी कोटिंग्स, जहां हम जैसे नाम बताए जाते हैं ऑटोमोटिव गाड़ीज को कोट करते हैं। आप शायद जानते होंगे कि हम मैक्लारेन मर्सिडीज जो F1 में है
उसको ग्लोबली हम कोट करते हैं, और BMW के साथ हमारे टाइप्स और बहुत सारे बड़े कंपनियां इंडिया में हम हमारे बड़े कस्टमर्स हैं, महिंद्रा जो हमारे साथ वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद। सो बहुत सारे ऑटोमोटिव कंपनीज है, और लास्ट है इंडस्ट्रियल कोटिंग्स, जिसमें दो बिजनेस है, एक पैकेजिंग जैसे हम सारे कैंस को कोट करते हैं जैसे कोक, पेप्सी एक्सेट्रा, और दूसरे कॉइल कोटिंग जहां हम कोरुगेटेड स्टील शीट्स एक्सेट्रा को कोट करते हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारे सारे बिजनेस है। राजीव जी, एक और चीज, बाजार के प्रोस्पेक्टिव से, इक्विटी मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से बाजार इसलिए खुश है तमाम कंपनियों को लेकर कि भाई क्रूड का रिट्रेसमेंट, मार्जिन्स रिलैक्स होंगे। अमूमन क्रूड का गिरना, जो क्रूड डेरिवेटिव्स पे इंपैक्ट आता है, उसमें एक टाइम लैग होता है 2 से 3 महीने का। ये टाइम लैग अब क्या पूरा हो चुका है, और कॉस्ट पे जो प्रेशर है वो रिलीज हो रहे हैं? इससे सर अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए अगर मान के चलें कि क्रूड 95 से 100 की ट्रैजेक्टरी में रहेगा, कितने मार्जिन्स रिलैक्स होंगे अप्रोक्सीमेटली इस क्वार्टर के वर्सेस? सो वीरेंद्र जी नमस्कार। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो 2 एलिमेंट्स है, एक तो क्रूड की है और दूसरे फॉरेक्स है, क्योंकि हम डॉलर्स में खरीदते हैं सारे प्लेयर्स जो हमारे TiO2 एक्सेट्रा जो है। तो पहली बात क्रूड की, हमारे जो इन्वेंट्री रहते हैं करीबन 30 से 40 दिन की रहती हैं, फिर मार्केट में स्टॉक रहती है, तो रियलाइजेशन आने में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर, मतलब दिसंबर शायद या फर्स्ट क्वार्टर, अगर और कोई वेरिएबल ना हो, जैसे हमने सडनली एक्सपीरियंस किया है, जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो यूक्रेन एक्सेट्रा है उनके कारण जो प्राइस इन्फ्लेशन हुआ था, तो अगर वो नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से क्वार्टर 4 मतलब Jan-March क्वार्टर में शायद आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। और तकरीबन ये कहना एग्जैक्ट नहीं है कि कितना बेनिफिट हो सकता है, शायद 1-2% की हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि तब तक आपका फॉरेक्स कैसा है, क्योंकि काफी वेरिएबल्स है इसमें। थोड़ी बहुत ईज होने लगी है, बट इट्स टू डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्वार्टर में P&L में आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। राजीव जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आज नंबर्स पे बातचीत करने के लिए। अब मेरे को जाना है, जरा वो वीरू को दिखाइए, नीरज जी स्टूडियो में जुड़ चुके, नीरज जी को दिखाइए। सब जुड़ गए हैं भाई, और आएगा वीरू। आप सवाल पूछना चाहेंगे क्या हम लोगों से? सवाल तो मेरे ख्याल से कई बार हो गया, अब आप नीरज जी की और आपकी बारी है, बताइए जवाब कौन देगा? ये गावा सर ऐसा उन्होंने मुझे याद दिलाना पड़ा, गावा सर आपने ये ट्रेड दिया था, ये देखो क्या बढ़िया चला। बोले हाँ दिया था। वीरू सवाल भूल के लग रहा है अपना। तो ये सवाल आप लोग की स्क्रीन पर। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं। अरे जनाब, ये सवाल मैं कभी भूल ही नहीं सकता, और जिसके लिए ये सवाल है वो तो आप भूल ही नहीं सकते भाई। गूगल इमेजेस कब स्टार्ट हुई थी? सचिन, आपको पता है गूगल इमेज कब स्टार्ट हुई थी और क्यों? नहीं, गूगल में सर्च करना अलाउड नहीं है। देखो नीचे नहीं, चीटिंग हो रही है। ऑलरेडी गूगल ने आंसर दे दिया। बड़े इंटरेस्टिंग था। हम जी क्या आंसर? हाँ सचिन को मालूम है। सचिन, आंसर क्या निकला? बताइए जी। आई थिंक यहाँ पर गूगल जो रिपोर्ट कर रहा है वो जेनिफर लोपेज के बारे में है, और उनकी ड्रेस की चर्चा हो रही है। सो आई थिंक वहां से इनको इंस्पिरेशन मिली थी। तो सही है, आई होप ऑन द राइट ट्रैक। मैं बताता हूँ बिल्कुल। मैं ये सर्च बहुत, लेकिन अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल था, ये पता नहीं था। वीरू आंसर बताएंगे सही है कि नहीं, लेकिन बड़ा ऑब्वियस था। 12 जुलाई 2001, 20 साल पहले गूगल इमेजेस की शुरुआत हुई थी। तो अब जब आप www सर्च करते हैं तो न्यूज ऑप्शंस आते हैं अलग अलग ना, वेब न्यूज, उसमें इमेजेस तब शुरू हुआ था। और क्यों हुआ था? फरवरी 2000 में एक रेड कारपेट में जेनिफर लोपेज पहन के गई थी एक हरी वर्साचे की ड्रेस। वो ड्रेस इतनी लोग, अब उस ड्रेस के बारे में कुछ उड़ा होगा, पता चला होगा सबको, तो सब नेट पे सर्च करने गए। गूगल जानता था सब क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं, पर उनके पास कोई तरीका नहीं था वो सर्च, क्योंकि आर्टिकल आते थे तब। और ये कुछ साल पहले गूगल ने रिवील करा, तब नहीं बताया था। कुछ साल पहले गूगल ने रिवील करा कि इमेजेस की इसीलिए शुरुआत हुई थी क्योंकि हमें जो लोग चाह रहे थे हम डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो इसी जेनिफर लोपेज की उस हरी ड्रेस में जेनिफर लोपेज को सब देखना चाहते थे, और इतना ज्यादा सर्च हुआ ग्लोबली कि गूगल ने फाइनली इमेजेस की शुरुआत करी। तो अगर आप इमेजेस देखते हैं गूगल की, तो थैंक करिए जेनिफर लोपेज को और जेलो की इस हरी ड्रेस को। तो भाई आपने भी साल 2000 में, वीरू आपने सर्च करा था क्या साल 2000 में?
जेनिफर लोपेज की ग्रीन ड्रेस, वर्साचे की रेड कारपेट पे, फिर नहीं। आपके जहन में सवाल कैसे आ गया? अब हम नहीं, मैं बताऊं, पहली बार हमने जेनिफर लोपेज को सर्च करने की कोशिश की थी या फिर ढूंढने की कोशिश की थी जब मैं 1997 में एक बार एक मूवी देख के आया था, एनाकोंडा। तो मुझे और मेरे मित्र को वो अभिनेत्री का नाम नहीं मिल रहा था। फ्रैंकली स्पीकिंग, तो पहली बार जेनिफर लोपेज जी को लेकर और उनके किरदार को लेकर रुचि तब हुई थी, लेकिन सर्च मैंने नहीं किया था। पर हाँ, पहली बार उनके बारे में जानने की रुचि थी वो इस मूवी से हुई थी, एनाकोंडा से। लोग सांप को सर्च कर रहे थे कि असली है कि नहीं एनाकोंडा, ये मूवी जो बनी है कितना बड़ा एक्चुअली होता है, और आप जेलों को सर्च कर रहे थे, आप और आपका दोस्त मिलके। इसीलिए तो गूगल में डालना पड़ा सर। ये एनाकोंडा के टाइम पे वो वाला तो नहीं था, वो नहीं, वो कंप्यूटर पहले हम लोग बेसिक तब बड़ा मुश्किल हुआ करता जब तक विंडोज नहीं आया था। उस समय विंडोज आ गया था क्या? नहीं, आपको न्यूज़पेपर में कटिंग्स पे ढूंढना पड़ता था जो लोकल सिनेमा हॉल्स में पिक्चर लगी होती थी उसके बारे में। बहुत बढ़िया फाइंडिंग। आंसर सही, आपने भी ये पढ़ा था क्या? बिल्कुल यही मैंने पढ़ा था। थैंक्स टू जेलो जी। जेलो की ड्रेस में ऐसा क्या था, सब देखना चाहते थे? पता नहीं, ग्रीन ड्रेस है, बता रहे थे कि बहुत अच्छी और वर्साचे की बहुत महंगी ड्रेस थी, इसलिए देखना चाह रहे थे लोग। ठीक है भाई। तो वीरू देखो, मन में सवाल भी आ गया तो 20 साल बाद, 30 साल बाद मन में सवाल भी आ गया। तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड फोटोग्राफ्स उस इमेज की हमने अपनी स्क्रीन पर रख दी हैं, लेकिन ये भाई वन ऑफ द मोस्ट सर्च थी उस टाइम पे, और इसीलिए गूगल इमेजेस की शुरुआत हुई। कल का सवाल क्या? काहे का फुटेज है डायरेक्टर साहब? अच्छा, नहीं कुछ और कह रहे हैं। कल का सवाल मैं दे रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा कोट पुट के दिया, नहीं तो 1 सेकंड में सर्च में शुरू हो जाता है। तो थोड़ा क्यूरियोसिटी फैक्टर के साथ छोड़े जाता हूं, और आप लोग ढूंढ पाओ तो आपकी किस्मत। सवाल दिखाइए, प्रोड्यूसर साहब ने कैसे वर्ड्स में लिखा है वही रख देता हूं मैं। ये क्या है? बढ़ती गर्मी से किस जीव का सेक्स रेशियो गड़बड़ाया है? ये गड़बड़ाया तो अलग बात है, एक मैसिव केमिकल लोचा है, और गर्मी बढ़ने से एक्सटिंक्शन की तरफ वो स्पीसीज चली गई है, एक्सटिंक्शन की तरफ लिटरली। ये समुद्री तस्वीर लगाई है वो, ये इमेज का मुझे आइडिया नहीं क्यों लगा दी डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने, लेकिन ये सवाल है। अगर आप गूगल में यही सवाल के साथ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके डालोगे, आंसर मिलेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सचिन, आप ये गूगल सर्च पे ढूंढ के बताना आपको मिल जाए ये तो, और अगर मिल गया तो कल सचिन को जोड़ेंगे साथ में। और ये है आप कल का सवाल जिस पे हम लोग सब चर्चा करेंगे। नीरज जी के पास जाऊं तो एक इमेज के साथ छोड़े जाता हूं। दिखाइए कौन सी? यही ढूंढ के लाए थे, बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज है। बीएमसी ने रिलीज करी है इमेज, कौन सा, भटसा डैम की। हाँ, आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत। ये भटसा डैम तो मुंबई के पास है। मैं गया नहीं, लेकिन हाँ आसपास पेरिफेरी में ही है। पानी तो आया नहीं मुंबई में, पानी बह ऑलरेडी है। पानी आया नहीं मतलब क्या? अरे बारिश कहाँ हुई इतनी कि डैम भर गए सारे डैम 75% भर चुके। अब ठीक है, कहने का ऐसा महोत्सव सेलिब्रेट करते थे, नहाने पीने के लाले पड़ गए। बहुत ही खूबसूरत है ये, देखना चाहिए। मैं भोपाल की इमेज ट्वीट करता हूँ, इस पे देने की जरूरत नहीं है, मैं ट्वीट करूँ, वो भी देखना, आप भी देखना, बहुत अच्छी है। चलिए, ओवर टू यू। रोज ओवर हो जा रहा है शो। चलिए, लेकिन इंटरेस्टिंग है, लोगों की जानकारी बढ़ रही है और दिलचस्प माहौल है। तो अमृत महोत्सव भी बन रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ट्रेडर्स हॉटलाइन की, जिसमें बहुत सारे आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। साथ ही आज एक मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, संवर्धन मदरसन से। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां।